सो लेट्स बिगिन। तो ये जो कास्टिज्म है, इसके ऊपर बात नजिस्तान के कंटेक्स्ट में क्यों की जा रही है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करना। तो अगर हम लोग ये देखना शुरू करें, पर्टिकुलरली पॉपुलर डिस्कोर्स को देखना शुरू करें, तो एक इंडिया के ऊपर एक पर्टिकुलर अटैक ग्लोबली आपको ये दिखता है, काउकास्ट करी वगैरह के नाम से, सती और ये वो के नाम से ये करते हैं। और अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं इस तरह के नैरेटिव्स के ऊपर, राइट। और ये हम लोगों ने पिछले 1-2 साल में पाया है कि द वॉल्यूम of such attacks is increasing manifold। तो इसके पीछे फिर हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि भाई व्हाट्स द कॉज बिहाइंड दिस, कि क्यों इस पर्टिकुलर लाइन से विशेष अटैक हो रहा है। ये जो अटैक है अभी अक्रॉस आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम इंडिया का कोई भी उसके ऊपर होता है, बीट अटैक विंग और राइट विंग को कोई भी इंडियन और पर्टिकुलर इसके ऊपर होता है। पर्टिकुलरली इसके पीछे जो है हमें एक वेक्टर जो हमें दिखता है वो नजस्तानी लोगों का दिखता है। तो इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देना जरूरी हो जाता है। और कॉज इसके पीछे क्यों क्या दिखाई देता है वो हम लोग थोड़ा आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके पीछे, कि is this a particularly well thought out plan by the establishment of Pakistan? Yeah, has this been a pattern since the beginning of Middle Ages? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये सारे फैक्टर एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आज की एरा में जो है वो किस तरह से मैनिफेस्ट कर रही है ये चीज़। तो एक तो ये है कि ऑन ग्राउंड राजस्थान के अंदर में क्या हो रहा है, वो क्या उसके ऊपर बात हो रही है, किस लहजे में बात हो रही है, वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रेटा जो है राजस्थानी सोसाइटी की, वो किस तरह से इस मटेरियल रियलिटी को डील करते हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और जो भारतीय लोगों के ऊपर जो बात होती है वो किस तरह से होती है, क्यों होती है, और आपको कैसे डील करना है इस तरह की चीज़ों को। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनवर्ड लुकिंग वो कैसे डील करना है आपको, आउटवर्ड लुकिंग कैसे डील करना है, बाहर से कोई बोलता है तो उसको कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें एकदम की पॉइंट्स हैं, तो बुलेट पॉइंट्स में दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ इट अराइजेस this narrative issue as well as material reality from the point of view of the geography as well as the social entity as well as the political entity that is called Najistan। ये तीन एंगल से हम लोग देखने की कोशिश करें कि ये कैसे अराइज हो रहा है, नैरेटिव, सोशल एंटिटी और पॉलिटिकल एंटिटी, जिसको हम लोग नजिस्तान कह रहे हैं, उसके अंदर में ये कास्टिज्म कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी हैव कन्फ्रंटेड इट, वी द पीपल ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स, हम लोगों ने इसको कैसे देखा, कैसे कैसे हम लोगों ने इसको इसका सामना किया है, किस किस रूप में ये हमारे सामने आया है, ये पॉइंट है। फिर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलरली नजिस्तानी आइडियोलॉजी और द ओरिजिन्स ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ कास्टिज्म, कास्ट सुप्रीमेसी। ये पर्टिकुलरली हमें नजिस्तान के एक तो ज्योग्राफिकली उस इलाके में कैसे नजर आता है, सोशली उन इलाके में कैसे आता है, और फ्यूचर में आगे जाकर पॉलिटिकली कैसे हमें दिखता है ये चीज। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स को हम लोग थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि मॉडर्न स्टेट जो है राजस्थान की, वो इस चीज को कैसे डील करती है। और कई हिस्से हैं जो राजस्थानी सोसाइटी के, जिनमें मुल्ला आ सकते हैं, जिनमें जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो एलिट्स हैं, ये तीन मोटे मोटे जो लोग हैं, वो इस फैक्ट को कैसे डील करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा आपके लिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप बड़ी आसानी से इन लोगों से डील कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर हिस्से को, कि ये मुल्ला कैसे डील करता है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे डील करता है, और द एलिट ऑफ राजस्थान वो कैसे डील करता है इस मटीरियल रियलिटी से, और साथ ही साथ उससे जुड़े नैरेटिव से। फिर फाइनल पॉइंट जो होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर में हम लोग जो डीटीआर की टीम है उसने क्या किया है, वो आपके सामने थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको टैकल करने की कोशिश करें। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तक आई होप कि सभी क्लियर होंगे। अगर सभी लोग इस पॉइंट तक के सब क्लियर हैं तो थोड़ा सा थम्स अप कर दें। बढ़िया, गुड। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई हाउ इट अराइजेस के बारे में बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट द कन्फ्रंटेशनल बिट जो हम लोगों ने इसका कैसे सामना किया उसका थोड़ा सा बता देते हैं लोगों को, कि कैसे हम लोगों ने पाया है कि ये विजिबल प्रॉब्लम है। हम लोगों ने पाया सबसे पहले हरिया भाई, जो हमारे हरिया भाई हैं, वो बार बार कास्टिस्ट स्टेटमेंट यूज करते आ रहे हैं। हम लोगों का माथा ठनका कि भैया हरिया भाई दावा तो करते हैं कि भाई हम यूनिवर्सलिस्ट ग्लोबलिस्ट हैं,
ये हैं वो हैं। फिर उसके बाद हरिया भाई पर्टिकुलरली एक लाइन पकड़ते हैं कि भाई इंडिया इज अ कास्टिस्ट सोसाइटी। फिर हम लोगों को और शक हुआ कि भैया ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वहां से हमारा माथा ठनका और हम लोगों ने डिग डाउन करना शुरू किया, है ना। और फिर हम लोगों ने हिस्ट्री में जाकर देखना शुरू किया, हम लोगों ने पॉपुलर डिस्कोर्स देखना शुरू किया। और फिर आप लोगों ने पाया होगा कि बार बार डीटीआर और लवणा शुरू हो गए, इसके ऊपर बात करना शुरू की। तो अब हम लोग इसको मोटा मोटा तीन टुकड़ों में बांट रहे हैं इस इशू को। एक है मटेरियल रियलिटी ऑन ग्राउंड इन राजस्थान। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो कास्टिज्म है वो एकदम जड़ों तक के ठूस ठूस के भरा हुआ है। सोशल लेवल पर आप देख सकते हैं, जिसका कई बार हम लोगों ने एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत किया है स्ट्रीम्स पे, बार बार हम लोगों ने, जिसका एक सबसे पहला जीता जाता ज्वलंत उदाहरण आपके सामने था कि भाई एक सज्जन आए थे डीटीआर पे, वो उनका नाम था एथीस हंटर। और वो सज्जन बात कर रहे थे कि भाई आप दीन पर क्यों बातें करते हो वगैरह वगैरह, लेकिन खैर फिर उन बात ही बातों में उन्होंने एक बुक का रेफरेंस किया कि भाई उसमें बुक था बेसिकली दीन के मामले में क्वेश्चन एंड आंसर, जो वहाँ के किसी सुन्नी उलेमा ने लिखी थी। उस किताब के पेज कुछ 107 पे वहां पे एक वो लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ था कि भाई कोई व्यक्ति अगर वो क्रिश्चियन हो और वो आपके होटल में आ जाता है बिना नहाए हुए, बिना नहाए या क्या कहते हैं उसको, बिना हाथ वगैरह धोए हुए, तो क्या आप उसे जिस बर्तन में खाना देंगे वो अशुद्ध हो जाएगा? क्या देखिए, तो सिनेरियो ऐसा है कि कोई क्रिश्चियन नाम बदल कर आपके रेस्टोरेंट में आ जाता है खाना खाने के लिए, तो जो इस बर्तन में वो खाना खाता है वो अपवित्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सुनते ही हमारा माथा ठनका कि भैया ये पर्टिकुलरली क्रिश्चियन के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहा है और ये पवित्रता पवित्रता की बात क्यों कह रहा है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने उनका फिर खिंचाई की थी। तो फिर पता चला था कि भैया जो क्रिश्चियन है पर्टिकुलरली पाकिस्तान के बहुत सारे, वो दलित समाज से आते हैं। और वहाँ उनको किस तरह की जॉब दी जाती है, इसके ऊपर हम लोगों ने बार बार बातें की रखी हैं। उनको पर्टिकुलरली एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी से, साथ में रहने नहीं दिया जाता, पानी वगैरह नहीं देते हैं, काफी तरह के बेसिक अत्याचार वगैरह भी होते ही रहते हैं। ये सारी चीजें फिर हम लोगों ने चेक की और ये नजर आया था भाई इशू ऐसा है। ठीक है, हम लोगों ने पाया ठीक है भैया बहुत सारे जो क्रिश्चियन है वो दलित तो है ही है। इवन नॉन क्रिश्चियंस के अंदर में फिर हम लोगों को दिखाई दी कि भी प्रॉब्लम। एक एक सज्जन का हम लोगों ने स्टोरी भी प्रेजेंट की थी डिस्टोपिया टूरिज्म में। एक चूर मोहम्मद साहब थे, जो चूर था उनके नाम में जुड़ा हुआ। और उन्होंने बताया था कि भाई वो अकाउंटेंसी वगैरह पढ़े हुए थे, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं दे रहा था, उनको झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा था। और किसी पाकिस्तानी अलीट के कंपैरिजन में वो काफी तगड़ी इंग्लिश बोल सकते हैं वो सज्जन, लेकिन उनको जॉब नहीं दिया जा रहा था। और वो थे इस्लामाबाद में। कई बार राजस्थानी लोगों की तरफ से दावा था कि भाई ये जो इशू है गाँव में दिखाई देता है, इस्लामाबाद जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन चूर साहब की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल अलग बता रही थी। उस स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग थी कि चूर साहब एक्चुअली इवेंचुअली देश से बाहर निकल आए और वो एक अच्छी तरह से जो एस्टेब्लिश हो गए, जो हम लोगों ने कवर भी किया था। लेकिन ये आपको बताता है कि ये जो है प्रॉब्लम एक्सक्लूसिविज्म की और कास्ट सुप्रीमेसी की, ये सोशल लेवल पर और मटेरियल रियलिटी के लेवल पर अक्रॉस फेथ राजस्थान में आपको दिखाई पड़ती है। हमने डीटीआर पे एक ट्विटर अकाउंट भी बताया था, जिसके अंदर में एक किसी हिंदू व्यक्ति ने यह लिखा था कि वो जॉब करते थे और उनको पार्टी में पानी टच नहीं करने दिया गया, तो उनके लिए अलग वो गिलास में रखा गया था और कई कई सारे अलग भेदभाव बताए थे। तो अगर मटेरियल रियलिटी की बात करें कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, तो वहां पे हम लोगों ने तीनों फेथ को पकड़ लिया। क्रिश्चियन समाज है वो है, मुस्लिम समाज है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और हिंदू समाज है उसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा है। वहां पर ये तीनों समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, उनके साथ भेदभाव आपको दिख रहा है। तो ये है सोशल और इस लेवल पर ऑन ग्राउंड मटेरियल रियलिटी के लेवल पर। अब हम लोग पॉलिटिकल एंटिटी के लेवल पे हम लोग टच करने की कोशिश करें, तो आप ये देखोगे कि जितने भी रसूखदार लोग हैं वो पर्टिकुलरली कुछ कम्युनिटीज से आते हैं, जिनमें राजपूत हो सकते हैं, ज्यादातर लोग राजपूत वगैरह हैं उस कम्युनिटी से आते हैं। बाजवा जैसा नाम होता है इन लोगों का, है ना। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं आप उनका उठा उठा के देख लीजिए, भट्ट बाजवा, इस तरह के अपर कास्ट इनके नाम होते हैं। और बड़े शान से ये लोग राजपूत और अपनी ब्राह्मणिकल वगैरह की हेरिटेज को बड़ा शान से, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। साथ ही साथ इनका एक रेशियल एंगल भी है, इनका एक कलर फेयरनेस ऑफ स्किन से भी एक तगड़ा नाता है, जिसकी वजह से ये बंगाली लोगों से बड़ा नफरत करते थे। तो कहीं पे आपको ये पंजाबी भी पंजाबी जो प्राइड है कि भाई वो भी आपको दिखने लग जाता है, इसी वजह से कि कभी कभी खुद को अरब से एसोसिएट करने लग जाते हैं वगैरह वगैरह।
तो ये भी आपको दिखाई देता है, तो ये भी एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी का ही रूप है जो आपको सामने दिखाई देता है। तो ये 3 लेवल पर आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनली भी आपको ये दिखाई देता है कि भाई पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो निचले तबके के लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज आप उठाकर देखेंगे तो निचले तबके में उतने भी नहीं थे। आपको फिर आप कहोगे कि भाई भारत में कहाँ है, लेकिन क्या है, भारत ने जगह जगह पे करेक्टिव स्टेप्स शुरू से उठा रखे हैं और पूरी ऑनेस्ट कोशिश कर रहा है भारत कि भाई रिप्रेजेंटेशन जहां भी पॉसिबल हो सकता है मिले। एटलीस्ट जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहता है वहां पे तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना कोलिजियम टाइप का बना रखा है, खुद की बॉडी, वहां पे आपको आसानी से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। वहां पे इसीलिए वो गवर्नमेंट को डंडा करना पड़ता है ऐसी जगहों पे पकड़ के, राइट। लेकिन जहां जहां भारत की सरकार का दबदबा आप कह सकते हो या जहां पर उनका कंट्रोल है वहां पे वो करेक्टिव स्टेप्स लाने की कोशिश करते रहे हैं। ये भारत के शुरू से कर रहे हैं, संविधान के आने के बाद से। तो आप जो इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेप्स के ऊपर भारत के सवाल उठा सकते हो, लेकिन इंटेंट के ऊपर कभी सवाल नहीं उठा सकते हो। यहाँ पे आपको सारे लेवल पे सवाल लिखता है राजस्थान के कंटेक्स्ट में। इंटेंट के ऊपर सवाल लिखता है, फिर उसके बाद ऑनेस्टी के ऊपर सवाल उठता है कि ये क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं है इस समस्या को अपने सोसाइटी की, और क्या ये करेक्टिव स्टेप्स लेना चाहते हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठता है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने रैम्पेंसी दिखा दी हर लेवल पर सोसाइटी के, चाहे वो मटेरियल रियलिटी ऑन ग्राउंड, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, और चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। अलग अलग डोमेन में हमने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखेगी, और बार बार हम लोगों ने इसका एविडेंस आपके सामने रखने की कोशिश भी की है। आज की टॉक आपके सामने फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर रही है, तो इसीलिए लाइन बाय लाइन एविडेंस दे पाना यहाँ पर ट्विटर पर वैसे भी पॉसिबल नहीं, लेकिन हम लोगों ने डीटीआर पे बार बार इसका एविडेंस दे रखा है, और साथ ही साथ हमने लवना सो के चैनल पर एक थ्रेड बना के रखा है जेम्स ऑफ राजस्थान का, वहां पर आपको लगातार ये एविडेंस हम लोग डालते जा रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं ओरिजिन्स ऑफ द आइडियोलॉजी एंड ओरिजिन्स ऑफ द इशू। आपको दिखाई कहाँ पड़ता है, तो अक्सर पर्टिकुलरली लोग बाग आपको कहते मिल जाते हैं कि भाई ये जो भी है ये भारत के समाज की देन है, या भारत के जितने भी फेथ्स हैं ये उनकी देन है। क्या ये सही है? तो अगर हम लोग जो हमारे पसमानदा लीडरशिप है, नेतृत्व है, पसमानदा लीडरशिप की बातों को सुनो तो वो बिल्कुल एविडेंस कोट करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर उठाते हैं सल्तनत एरा, वो उठाते हैं अर्ली इस्लाम। अर्ली इस्लाम के अंदर उन्हें क्लियरली दिखाई देता है कि देयर इज अ रेशियल एलिमेंट, देयर इज अ ट्राइबल एलिमेंट। पसमानदा मूवमेंट की लीडरशिप क्लियरली अंडरस्टैंड समझ जाती है कि जो अरबी आइडियोलॉजी है उसके अंदर में एक रेशियल एलिमेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, पर्टिकुलरली कुछ कम्युनिटीज हैं उन्हीं को लीडरशिप की दी जाएगी, लीडरशिप की पोजीशन दी जाएगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, और सोशली भी उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा होगा। वहां पे आपको क्लियरली ये दिखाई पड़ जाता है, शरा में भी आपको दिखाई पड़ जाता है और इस्लामिक हिस्ट्री में भी दिखाई पड़ जाता है ये चीजें, राइट। वो बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ कुफू की, जिसके अंदर में अपर क्लास फैमिली सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास फैमिली से शादी करेगी, ये आपको क्लियरली दिख जाता है। तो ये सारा का सारा पसमानदा लीडरशिप ने आपके सामने खोलकर रख दिया है। और हम लोग बात करते हैं सल्तनत एरा लिटरेचर की, जिसमें पसमानदा लीडरशिप ने क्लियरली एस्टेब्लिश किया है कि सल्तनत एरा के जो लोग थे, जो टर्की के लोग थे बाहर से आए हुए, वो यहाँ के लोगों को रजील, कमी, इस निगाह से देखते थे। इस तरह के शब्द लगातार बार बार यूज करते आए गए, चाहे वो तो नॉन मोमिन है तो काफिर है, और अगर भारत का मोमिन है, अगर कन्वर्ट होकर भी आ गया तो वो रजील कमीन है, अगर निचली जात से आया है तो। ये आपको दिखाई पड़ता है सल्तनत एरा का लिटरेचर में, जहाँ बरूनी से स्टार्ट करते हैं आप, और बाकी लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप मुगल एरा में आते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि जो अपर अपर क्लास फैमिलीज थी उनमें पर्टिकुलरली एक तो टर्क वाला इन्फ्लुएंस था, और बाद में लेटर जाके जो ईरान का इन्फ्लुएंस था, पर्शियन इन्फ्लुएंस था, वो बहुत ज्यादा था। और वो एलिट्स लोगों को काफी अच्छी नजर से देखा जाता था। ऑन द अदर हैंड जो नॉन एलिट्स थे, लोकल मोमिन थे, उनको उतनी अच्छी तरह से देखा नहीं जाता था। नॉट ओनली नॉन मोमिन, और जो दूसरी भी लोकल कम्युनिटीज थी उनको भी काफी नेगेटिवली देखा जाता था, पर्टिकुलरली ऐसी नेगेटिव कम्युनिटीज जो मुगलों की पावर इक्वेशन के पार्टिसिपेंट नहीं। तो राजपूत उनकी पावर इक्वेशन के पार्टिसिपेंट थे तो वो अच्छे हो गए। गुजर जो चैलेंज कर रहे थे उनकी सत्ता को, तो वो भैंस चोर हो जाते हैं। जी हाँ, गुजरों को आईने अकबरी में भैंस चोर कहा गया है। और आज के पाकिस्तान के कुछ जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स वगैरह, वो अब बड़े शान से इस चीज को चढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि गुजर भैंस चोर है आईने अकबरी के मुताबिक। तो एक महिला है जो राजपूत, पाकिस्तानी राजपूत, राजपूतानी नाम से चलाती है, उसके इस तरह के काफी सारे नैरेटिव्स आपको दिखाई पड़ जाते हैं। तब तक हम लोग मुगल एरा तक पहुंचे हैं।
कॉलोनियल एरा में आते हैं। कॉलोनियल एरा में आपको क्या दिखाई पड़ता है? कॉलोनियल एरा में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो एलिट है, पर्टिकुलर 1857 की क्रांति के बाद, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, अपने लिए इंस्टीट्यूशंस वगैरह खड़े करता है। और ये एलिट जो है वो ज्यादातर लोग जो थे वो जमींदार थे। उत्तर प्रदेश के जमींदार थे, बंगाल के जमींदार थे। ये कुछ लोग हैं अपने लिए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं, जिनमें आप देवबंद वगैरह को इसका शामिल कर सकते हो। इस तरह के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को उसमें काउंट कर सकते हो, चाहे वो दीनी साइड पे हो, चाहे नॉन दीनी साइड पे हो, चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से हो, चाहे वो मोमिन एजुकेशन के नाम से हो, दीनी एजुकेशन के नाम से हो। लेकिन इन्होंने अपने लिए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इन सारे इंस्टीट्यूशंस में कब्जा जो था वो इनके अपने एलिट्स का ही था। जो ज्यादातर लोग इनमें से जमींदार वगैरह से आते थे, इनका था लैंड ओनिंग लोगों का। और बाकी लोगों को कॉलोनियल एरा में भी ये एजुकेशन से वंचित कर रहे थे। तो मैंने कई मतलब पीएचडी पेपर्स वगैरह पढ़ के रखे हैं, और वो डाल के भी रखे हैं डीटीआर के उसमें, जिसमें क्लियरली ये दिखाता है कि पर्टिकुलरली 1820 1830 के बाद में, और इवन 1857 के बाद में बंगाल के एरिया में ये क्लियरली विजिबल था कि जो मौलाना था उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे पर्टिकुलरली लोअर क्लास मोमिन्स को, कि भाई तुम जाकर इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ मदरसा में पढ़ोगे, इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ोगे तुम। जबकि नॉन मोमिन्स में ये शुरू हो गया था कि भाई इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है तो उसे जॉब मिलेगी और ब्रिटिश सत्ता उसमें पार्टनरशिप मिलेगी। एक्टिवली लोगों को डिसुएड किया गया था, डिस्करेज किया गया था कि तुम नहीं पढ़ोगे। और ये जो है डॉक्टर फैज अहमद फैजी और अच्छी तरह से कवर करते हैं जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं अलीगढ़ के जो जन्मदाता थे उनका, अलीगढ़ मूवमेंट के जन्मदाता, इनका जो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो क्लियरली उनके स्टेटमेंट्स को बार बार पब्लिक भाषणों को निकाल निकाल के कोट करते हैं कि भाई कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ऊंची फैमिली से जो लोग आते हैं उनको ब्रिटिश सत्ता में पार्टनरशिप मिलेगी, वो लोग ही वेस्टर्न एजुकेशन पाएंगे, और जो निचले तबके के वो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें, दीन की शिक्षा हासिल करें। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या किस तरह से शेप ले रहा है कि नैरेटिव। यही लोग जो हैं, जो अपर क्लास वाले जो लोग थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वगैरह की स्थापना की, और उसके बाद इवन जाके मुस्लिम लीग की स्थापना की बंगाल से, ढाका से, ये लोग ही थे जिन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को जन्म दिया, पाला पोसा, और उसको रियलिटी के तौर पर जन्म दिया। तो डॉक्टर मंसूर आलम फली इस बात जब वो कहते हैं ये चीज, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है कि पाकिस्तान की स्थापना अपर कास्ट ड्रीम था। डॉक्टर मंसूर आलम फलेही, जो अपनी जात पात और मुसलमान किताब के बारे में काफी मशहूर हैं, और उनकी किताब को हम लोग कवर भी कर रहे हैं, तो ये क्लियरली उनके असेसमेंट यही है कि जो पाकिस्तान का जो नजरिया है वो एक अपर का कास्ट नजरिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ बाय द अपर कास्ट और द अपर कास्ट, और उन्हीं का पार्टिसिपेशन लेकर बना हुआ है। तो अब हम लोग स्थापना तक आ गए हैं, और ये जो थॉट है, ये मजेदार चीज आपको मुतालिया पाकिस्तान की चीजों में भी दिखाई पड़ने लगी। जो नैरेटिव हमने आपको बताई, मुतालिया पाकिस्तान का अगर पहला चैप्टर, कक्षा 9 का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको दिखना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी एजुकेशन नहीं लेने दिया गया, हमें जॉब्स नहीं दी, हमारा एक्टिवली इकोनॉमिक दमन हुआ, उसकी वजह से हमें पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि जब आप फैक्ट्स देखना शुरू करते हो तो आपको रियलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क्यों एजुकेशन नहीं पाया, क्यों जॉब्स नहीं मिली, किसने जॉब्स नहीं लेने दी। तो ये आपके सामने नैरेटिव बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, है ना, कॉलोनियल एरा, पोस्ट कॉलोनियल एरा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं मिस्टर ए को इन्वाइट करूंगा कि वो थोड़ी थॉट्स देते हैं इस पर, और मैं फिर पावर स्टार को भी इन्वाइट करूंगा क्योंकि उनके पास सेंसस का डेटा वगैरह भी है। मिस्टर ए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज पार्टिसिपेट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ हेलो। सरकार। जी सर सर, तो भी थोड़ा सा जस्ट ज्वाइन किए तो मतलब एक बार आप रिकैप देते क्या क्या हो चुका है। जी हाँ, तो हमने बात की है नजस्तान के बारे में, जी और जी। नजस्तान के कंटेक्स्ट में हम लोग कई एंगल से हम लोग इस कास्टिज्म के इशू को पकड़ रहे हैं। तो एक मटेरियल रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या दिख रहा है। फिर हम लोगों ने बात की वहाँ के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर में दीन आ जाता है, कौम आ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, और जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाती है। इन सारे इसमें आपको कास्टिज्म कैसे दिखाई पड़ता है इसकी हम लोगों ने बात की, है ना। हम लोगों ने ये भी बात की कि भाई ये पर्टिकुलरली जो सोसाइटी में दिखाई पड़ रहा है इसका नकारा जाता है, और आक्षेप जो है वो भारत के ऊपर, भारतीयों के ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों ने इस चीज पे बात की कि ये जो पर्टिकुलर नैरेटिव है
कि भाई भारत में कास्टिज्म है, भारत की वजह से कास्टिज्म है, कास्टिज्म बहुत बड़ी समस्या है। इसका सामना हमने कहाँ किया? हरिया भाई से हमने सामना किया, हरिया भाई के स्टेटमेंट से सामना किया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च चालू की तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो गई। फिर हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोगों ने देखी कि भाई सोसाइटी में हर लेवल पर, चाहे वो मटेरियल रियलिटी के लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, चाहे पावर स्ट्रक्चर्स के लेवल पे हो, चाहे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा, ये एलिमेंट आपको दिखाई पड़ने लग जाता है कि भाई ये एलिमेंट तो है सुप्रीमेसी और कास्टिज्म का। तो हम लोगों ने फिर ओरिजिन देखने की कोशिश की, जिसके अंदर में हम लोगों ने ये देखा कि भाई सल्तनत एरा और इससे भी पहले अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में जब अरब के कबीला वगैरह के अंदर में हमने रेसिज्म का एलिमेंट देखना शुरू किया, ट्राइबलिज्म का एलिमेंट देखना शुरू किया, जिसका रेफरेंस पसमंदा मूवमेंट वाले डेली देते हैं। फिर हम लोगों ने सल्तनत एरा को देखना शुरू किया, अल बरूनी का लिटरेचर और रजील कमीन जैसी भाषा का प्रयोग, ग्रैंड रैपेंसी देखी। सल्तनत एरा में हम लोगों ने देखने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ नोबल्स जो होते थे वो टर्की और इससे जुड़े हुए होते थे, लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता था, लोकल लोगों को तो एक्टिवली दमन होता। मुगल एरा में हम लोग जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आ जाता है। और बात ढाक के तीन बात वाली वही हो जाती है कि जो कम्युनिटीज मुगल सल्तनत के पावर इक्वेशन में पार्टिसिपेट करती थी वो अपर कास्ट और अच्छी हो जाती थी, और जो नहीं है वो गिरा दी जाती थी। फिर हम लोग कॉलोनियल एरा में भी आते हैं और हम लोग ये पाते हैं कि भाई ये जो नैरेटिव है इनका कास्ट वाला वो जारी है। इवन जो पर्टिकुलरली आफ्टर 1857 जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया जाता है और दूसरी तरफ दीनी मूवमेंट, देवबंद, बरेली मसलक, बरेलवी मसलक और ये सब चीज़ों की इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होती है, वो सारे के सारे जातिवादी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पसमंदा मूवमेंट क्लियरली एस्टेब्लिश कर चुका है आपके सामने मटेरियल एविडेंस के साथ में। अच्छा, तो तो ये ये जी सर, हाँ, आप और कंप्लीट कर एक दो लीजिए। चीज़ें, हाँ। हाँ एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि जब मैं मटेरियल रियलिटी की बात करता पाकिस्तान में तो मटेरियल रियलिटी आपको अक्रॉस फेथ्स दिखाई पड़ती है, तो चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे वो मोमिन समाज में हो, चाहे वो नॉन मोमिन यानी कि हिंदू समाज में, तीनों के अंदर में आपको ये चीज़ दिखाई पड़ती है। और तीनों का जो निचले तबके के लोग हैं उनका दमन करता है एस्टेब्लिशमेंट, एज वेल एज अपर कास्ट। एस्टेब्लिशमेंट भी करता है और अपर कास्ट भी करता है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सक्लूजन करता है और कहीं कहीं जाके एक्टिवली उनका दमन करने की कोशिश करता है विद देयर पॉलिसीज एंड देयर एक्शंस। तो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी है और सोशल प्रॉब्लम भी है। ये थोड़ा सा वो मैं बताना था, वो रह गया था। अब हम लोग इधर की तरफ हिस्ट्री की तरफ आते हैं, तो ये जब ये स्टेट एस्टेब्लिश होने की बात होती है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उसको जमींदार जो लोग थे पर्टिकुलरली बंगाल और उत्तर प्रदेश इन इलाकों के जो लोग थे उनका बहुत जोर था कि भाई ये एस्टेब्लिश करना है पाकिस्तान। तो मंसूर आलम फलही साहब जो हैं, डॉक्टर मंसूर आलम फलही, वो अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल भी गलत नहीं है जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना एक अपर कास्ट ड्रीम थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट लोगों का, अपर कास्ट लोगों के लिए एक सपना था जो उन्होंने रियलाइज किया बाकी लोगों को बेवकूफ बनाकर। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। जी आयो भाई, हमारा पहला जो एक आपसे सवाल था ये, आपने बताया बरेलवी मसलक और देवबंदी जो मसलक ये इनमें बने, हनफी में ही बने शायद ना। तो इनमें आपको कास्ट का एलिमेंट जो है कहाँ से फिर आता है? क्या ये क्या अपर कास्ट क्या बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट था? किस टाइप से रहा? आइडियोलॉजी क्या था इनका? तो जो पसमंदा मूवमेंट कहता है उसका अगर रेफरेंस पॉइंट हम लोग रखें तो वो ये बताते हैं कि इन सारे मसलकों का जितनी भी लीडरशिप रही है शुरू से वो अपर कास्ट लोगों की रही है। जी। नीचे वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप फॉलोअर कह लो, फुट सोल्जर कह लो, ये कह लो, लेकिन लीडरशिप हमेशा से इन सारे मूवमेंट्स की, दीनी मूवमेंट्स की लीडरशिप हमेशा अपर कास्ट लोगों की रही है। प्लस अगर उनके टेक्स्ट भी आप उठा उठा के देखें तो फैमिली के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है कि भाई अच्छी फैमिली से होना चाहिए लोग। कुफू का जो प्रिंसिपल है, ये फतवा आलमगीरी से शुरू होता है उसकी लीनियज कुफू के प्रिंसिपल की, और वो अब तक चलता आ रहा है और ये सभी लोग कुफू के प्रिंसिपल को मानते हैं कि भाई अच्छी फैमिली से ब्याह करना है। अच्छी फैमिली मतलब भी अपने लेवल की। तो जी। वो एलिमेंट हमको बार बार दिखाया जाता है, सभी लोग एंडोर्स करते हैं उस चीज को, कुफू के प्रिंसिपल को, एंडोगामी कुफू के प्रिंसिपल को। एक 1932 के आसपास का सेंसस था, मैंने एक रेफरेंस भी दिया था जिसके बारे में अम्बेडकर एक्चुअली लिखते हैं अपनी किताब में। तो वो ये किस्सा बताते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर कास्ट सेंसस लेने के लिए गया था बंगाल का। उसमें मोमिन लोगों का भी वो कास्ट सेंसस लेना चाहता था, लेकिन वहाँ के एलीट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा सब कुछ होता नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी फॉलो करते हैं, छुपा के रखना चाहते जी, पाकिस्तान में वैसे हमने ये देखा है, वो बड़ा एक कॉमन है वहाँ पे कि ये लोग आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं, एक्नॉलेज तक नहीं किए हैं कि इनमें कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता भी है। और मतलब ये चीज़ आपको सारे मुस्लिम जो पाकिस्तान से आते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है कि ये कभी एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते। अलग बात है कि गुस्से में आके चूड़ा चमार हमारे रास्ते साफ करते थे, ये सब कह देंगे। या कोई हजरात और हैं हमारे आज के तो मसीहा भी कह सकते बने हुए हैं, उन हजरात को यही कहना था पाकिस्तान में तो सिस्टम है ही नहीं। उन्होंने तो सीधा सीधा टाल दिया कि भाई ये डिस्टेंस है, इसके चलते होता है। तो यहाँ से एक चीज ये तो देखने को मिलती है कि उनका ठीक है, शायद उन्होंने
आज बहुत लोग होंगे जो एक्नॉलेज कर भी ले कि बता रहे पाकिस्तान गलत था, उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें सिखाई गई, रिलीजन से हेट्रेड सिखाया गया। पर उसके बावजूद जब वो इस्लाम की सच्चाई भी समझ ले, सो कॉल्ड समझ ले, या इस मेंटालिटी से बाहर आ जाए, पर भी ये चीज़ें उनके अंदर से जाती ही नहीं। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन था। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि भाई ऐसा क्या चीज़ है कि उन्हें सब घोट के पिला दिया गया है? कि कोई एक्नॉलेज करने को रेडी ही नहीं है, कोई पाकिस्तानी उठ के आ जाए तो वो बोलेगा भी नहीं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता है। उनका ये सब है, जातिवाद, ये सब ब्राह्मणवाद, ये सब भारत में होता है, ऐसे बोल देंगे। सिंपल उनका एक वे आउट है, एस्केप रूट। बिल्कुल। और इस सवाल को भी हम लोग एड्रेस करेंगे, अच्छे से एड्रेस करेंगे इसको। पावर स्टार को थोड़ा देर के लिए माइक देते जी हैं सर। ताकि वो ये पंजाब सेंसस के बारे में अच्छे से लोगों को बता सके। अच्छा, ऑल राइट। सो ये जो पंजाब सेंसस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बेसिकली 1901 का यूनाइटेड पंजाब सेंसस का लिंक मैंने ऊपर डाला है। सो उस जमाने में जो यूनाइटेड पंजाब होता था, वो आज का पूरा पाकिस्तानी पंजाब जो है, वो इंडिया का पंजाब, इंडिया का हरियाणा, इंडिया का हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का सूबा, तो ये सब मिलके यूनाइटेड पंजाब होता था इस सेंसस में। तो इस सेंसस में एक चीज जो काफी लाइक शॉकिंग लगी, वो ये थी कि एक तो ये पूरा कैस्ट बेस्ड सेंसस था, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और बेसिकली 3 रिलीजन्स में ऑब्वियसली पंजाब के लोग बांटे गए हैं ना, इनटू हिंदुइज्म, इस्लाम एंड सिखिज्म। तो ईच रिलीजन में कौन सी कास्ट का कितना प्रोपोर्शन था पूरे पॉपुलेशन में बोल के ये दिया गया है सेंसस में। 1901 का सेंसस है ये, विच इज यू कुड से 100 years old, सो वेरी रिसेंट रिलेटिवली। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंदूज में जो भी ये जो हमारे यहाँ जो SC ST के नीचे जो चमार कम्युनिटी जिसे हम बोलते हैं, ऑल्दो चमार इज अ स्लर, वी शुड नॉट यूज इट, बट आई एम जस्ट रेफरिंग इन टर्म्स ऑफ दिस सेंसस में जो लिखा है, चमार कम्युनिटी और एक चूरा कम्युनिटी, इन दोनों का पॉपुलेशन अगर आप मिला के देखोगे, दे फॉर्म roughly 20% of Hindu population. Whereas if you compare that with the Muslim population, right? Muslim population में the Rajputs, they form 10% of the Muslim population. And on top of that, you have other communities like the Rain community, who basically call themselves to be descendants of the Arab conquerors. ऐसा बोलते हैं अपने आप को, पता नहीं कितना सच्चाई है उसमें। तो अगर आप राइन और राजपूत को मिलाओगे, then they are like 20% of the entire Muslim community. And on top of that, if you, I'm just going to read out the top 10 castes among Muslims in that census, okay? You have Jat, you have Rajput, you have Arain, you have Julaha, you have Baloch, you have Gujar, you have Awan, you have Mochi, you have Kumhar, and then you have Sheikh. So in 10 में से only 3 communities, which are Julaha, Mochi, and I'm not sure if you can consider Kumhar, but ये 3 community ही है who can be considered as, you could say, lower caste. अब वही चीज if I compare that with the Hindu population में से the top 10 castes are Jat, Chamar community, Brahmin, Chura community, Arora, Rajput, Kanet, Khatri, जिनवर और टर्कन। अब इसमें से आप OBC SC ST लोगे तो चमार कम्युनिटी विल कम अंडर SC, शूरा कम्युनिटी विल कम अंडर SC, कनेत कम अंडर OBC, एंड देन यू हैव जिनवर हु कॉल देमसेल्व्स कश्यप, बट उनका भी थोड़ा OBC टाइप BC टाइप ऐसे ही रहता है। एंड देन यू हैव तर्कन हु आर बेसिकली रेफरिंग टू कारपेंटर्स हु कम अंडर OBC। तो अब यहाँ पे शॉकिंग चीज ये है कि हिंदूज में दी राजपूत पॉपुलेशन जो भी है, एक तो ये जो भी 400,000 का है, ये मेनली हिमाचल साइड के ही होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आई थिंक 40% ऑफ द पॉपुलेशन है राजपूत। मतलब आपको पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब और इंडियन का जो हरियाणा है, इसमें आपको राजपूत हिंदू नाक के बराबर मिलेंगे, लिटरली लाइक ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट समझ लो। वेराज इन केस ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, इट्स लाइक एज इफ उस पूरे रीजन के जो भी राजपूत से, देर ऑल मुस्लिम एंड देर इन ऑब्वियसली पार्टीशन के बाद नाउ देर इन पाकिस्तान, नहीं पंजाब। बट दिस इज व्हाट आई फाउंड वेरी वियर्ड। मतलब जो पाकिस्तान का जो रीजन है, देर ऑल द फोक्स, देर एक्चुअली, अगर वो हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम के तहत अगर तुम देखोगे, नन ऑफ देम वुड इवन बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। दे आर ऑल मेनली यू नो लाइक अपर कास्ट, जनरल कैटेगरी के नीचे ही आते हैं, which I found very weird, because when you say that Islam is like an egalitarian religion which was supposed to basically help the lower caste people, why is it that you have such a large proportion of lower caste folks still in Hindu and Sikh में भी the second highest is actually Ramgarhia, I guess, or yeah, who again come under OBC if I'm not wrong. तो उस हिसाब से देखोगे तो there is something very weird and funny going on in this census. तो मैं बस एक उस चीज को हाईलाइट करना चाहता था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं और भी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, which is regarding why only non-Muslims are basically encouraged to take up toilet, मतलब क्या बोलते हैं, sewage cleaning jobs in Pakistan बोल के। And I'll also basically give you one screenshot, which is basically 1948 में क्या हुआ था कि
when the partition happened na, large scale migration हो रहा था obviously from entire Pakistan region of the non-Muslims into India. इस समय में what I found very interesting was कराची में भी बहुत large scale migration हो रहा था of depressed classes, मतलब इस scheduled caste लोगों के, mainly those who were involved in sanitation services, which means basically sewage cleaning and all that. They were migrating to India. तब क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने रोक लगा दी उसके ऊपर, the administration. तब हमारे इंडियन हाई कमिश्नर ने कंप्लेन करा टू प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, हु वाज आई थिंक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तब लियाकत अली खान ने रिस्पॉन्स ये दिया था कि अगर ये सारे लोग कराची छोड़ के इंडिया को चले जाएंगे तो हमारे लेट्रिन और स्ट्रीट साफ कौन करेगा कराची में. दिस वाज द रिस्पॉन्स दैट ही गिव. आई जस्ट शेयर्ड इट. सो इसका आर्टिकल भी है डेली टाइम्स में, यू कैन जस्ट लुक इट अप. एंड देन ऑल्सो ऑब्वियसली अगर आप सबने जोगेंद्रनाथ मंडल का भी, उसका भी अभी फिर से शेयर कर रहा हूँ, उनका रेसिग्नेशन लेटर पढ़ा होगा. उस रेसिग्नेशन लेटर में पेज नंबर 23 और 24 ऑफ दैट रेसिग्नेशन लेटर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वो लिखते हैं कि बेसिकली क्या हुआ था कि कई सारे शेड्यूल्ड कास्ट लड़कियां जो थी, दे वर एब्डक्टेड बाय द मुस्लिम्स एट द टाइम ऑफ दैट पार्टीशन. तब क्या हुआ था कि उसमें से जो भी अराउंड डजन वर एब्डक्टेड इनिशियली, उसमें से 4 ही रिकवर हुए थे, बाकी 8 दे वर नॉट रिकवर्ड. उसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडल पर्सनली ही रोट मेनी लेटर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज टू बेसिकली रिकवर देम एंड एवरीथिंग. एंड द रिप्लाई दैट ही गॉट, ये उसी का मैं रीड कर देता हूँ. द लास्ट रिप्लाई रिसेंटली गिवन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिकवरी ऑफ एब्डक्टेड गर्ल्स सेड दैट his function was to recover Hindu girls and achoots were not Hindus. This was the reply that Jogendrath Mandal received. And the funny thing ये है कि जोगेंद्रनाथ मंडल उस टाइम पे he was the law minister of Pakistan. But क्योंकि वो काफिर था, उसको ऐसा रिप्लाई भी मिला था. So that's the thing. तो and on top of that he has obviously written कि काफी सारे लोग जो कराची में थे उनसे इनको काफी सारे petitions मिली कि उनके abducted girls के बारे में, और mostly वो scheduled caste ही थे बोल के वो underline करा है मैंने उस letter में. You can read that part, right? So basically ये जो casteism है इसको छुपाया जाता है पाकिस्तान में, but for some weird reason I don't understand why no one in India has explored it or called it out. But बहुत सारे हैं, especially with regards to even this toilet cleaning jobs, which is basically क्या करा गया था कि काफी सारे जो हिंदू वहाँ पे फोर्सफुली रह भी गए थे, वो थोड़े बहुत ज्यादातर क्रिश्चियनिटी को भी कन्वर्ट हुए थे इनमें, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी पंजाब के रीजन में क्रिश्चियनिटी को भी कन्वर्ट हुए थे. एंड आज भी अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट देखोगे, एक बार फिर से शेयर करता हूँ, वो बाकी सारे जॉब्स के लिए इट्स लाइक एनीवन कैन अप्लाई, बट फॉर अ सैनिटरी वर्कर जॉब प्रेफरेबली 5th क्लास पास सर्टिफिकेट, ओनली नॉन मुस्लिम्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बोल के लिखा गया है वहाँ पे सैनिटरी वर्कर के लिए. न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल है उसी के नीचे which says the same thing. So casteism is like it's very deeply rooted in the society. और एक और वीडियो भी है जिसमें देखो, अब एक डिफेंस which you could say the Pakistani Muslims would come up with is basically वो ये बोल सकते हैं no it's actually Muslims versus non-Muslims का issue है, it's not casteism and everything. एक और वीडियो है where there is this guy, he belongs to this I forgot that community name, they were basically lower caste converts to Islam, और दीनदार कुछ है उस कम्युनिटी का नाम, उसका वीडियो भी मैं डाल के शेयर करता हूँ, डोंट वरी. उसमें वो बोलता है कि so that guy is a convert to Islam but he's still discriminated against in लाहौर, और उसको लाहौर के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे भी घर भी नहीं मिलता. ही इज लाइक बेसिकली ट्रीटेड एज लाइक एन अछूत लिविंग आइसोलेटेड. एंड वो जब भी कहीं पे भी जाता है ही इज फोर्स्ड टू आइदर सिट आउटसाइड और सेग्रीगेटेड बेसिकली. उसका भी मैं वीडियो डालूंगा. या आई जस्ट हैड दैट मच टू से. थैंक यू पावर स्टार. तो अब हम लोग आ चुके हैं जब स्टेट एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई राजस्थान एज अ ग्रेट स्टेट, एज अ ग्रेट ड्रीम ऑफ अपर कास्ट पीपल, ये एस्टेब्लिश हो चुका है. नाउ व्हाट दे डू. तो अगर आप लवणा सुर के डिस्कॉर्ड चैनल पर जाएंगे, जेम्स ऑफ नजिस्तान थ्रेड को देखेंगे, तो वहां पे आपको 1952 का सेंसस दिखाई देगा. 1952 के सेंसस में देखेंगे तो वहां क्लियर डिनाइल आपको दिखाई दे जाएगा कास्ट कैटेगरीज का. क्लियर डिनाइल. ये इसका मतलब क्या है कि स्टेट ये कह रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता फिनोमिना. इसे आप प्लेन लैंग्वेज में कहते हैं व्हाइट वॉशिंग, है ना. तो 3 मैंने एलिमेंट एस्टेब्लिश किए हैं जो एलिट्स जिनको डोमिनेट करते हैं, 3 सेक्शंस. तो उनमें एक आता है जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नजिस्तान, दूसरी तरफ आते हैं मुल्ला जो दीनी खित्ते को डील करते हैं, दीनी खित्ते के साथ में मुल्ला है, और तीसरी तरफ है द एलीट जो खुद को वेस्टर्न एजुकेटेड कहते हैं और खुद को कई केसेस में सेकुलर भी कहते हैं, और उनके अंदर में कई सारे आप को ये लोग भी मिल जाएंगे जो खुद को एथीस्ट कहते हैं. तो ये 3 जो एलिमेंट हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा मुल्ला और तीसरा एलीट, ये तीनों के तीनों मिलके व्हाइट वॉशिंग करते हैं. मटीरियल रियलिटी का डिनायल, suppression of information, obfuscation of facts, disinformation spreading in an active manner,
ये सारी चीजें, एक्टिविटीज ये सालों से करते आए हैं। ये जो अब तक हम लोगों ने आपको सारा के सारा जो चीजें बताई हैं, एविडेंस वगैरह, वो कुछ मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा हौसला बांधा और इन चीजों के ऊपर बात करनी शुरू की, पर्टिकुलर राजस्थान के पॉइंट तरफ से कुछ लोगों ने हौसला बांधा और बात करने की कोशिश की इन चीजों की, भाई ये रियलिटी है, आप इसको क्यों डिनाई कर रहे हो। लेकिन आमतौर पर कोई बात करने की कोशिश नहीं करता। उसका एक कारण हो सकता है कि उसको जो दीनी एलिट है उसने ये पट्टी पढ़ाई है कि भाई ये सब नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये भारतीय लोगों का जहर है, इन्होंने फैला रखा है, ये पट्टी पढ़ाई हो। या मुतालिया पाकिस्तान जो कि एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, उसने ये कहा है कि भाई कि हमने जो नजिस्तान बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि बनिया लोग अत्याचार कर रहे थे हमारे लोगों के ऊपर। ये नैरेटिव आपको मुतालिया पाकिस्तान की कक्षा 9 की किताब के पहले चैप्टर में मिलेगा। और हमने उससे मुक्ति पा ली और एक इक्वालिटेरियन स्टेट बना ली। वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स कहते हैं कि राजस्थान की प्रॉब्लम जो है वो कास्टिज्म नहीं है सरकार। वो प्रॉब्लम जो है वो या तो आर्मी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो दीनी एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, लेकिन लेकिन सरकार कास्टिज्म नहीं, कास्टिज्म सिर्फ और सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों लोग मिलके जबरदस्त ऑब्फस्केशन, जबरदस्त डिनायल और झूठों का पुलिंदा लगातार बांधते चलते हैं। और उसके लिए करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आपका अगर केतली काली हो तो आप दूसरे के पॉट को काला बोलते जाएं। ये सबसे आसान तरीका है। सामने वाला अगर ऑनेस्ट है तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है और वो अपनी सफाई देने लग जाता है, और वो ये नहीं देखता कि सामने वाला बिल्कुल कांच के घर में बैठ के मेरे ऊपर पत्थर मार रहा है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो मैंने आपके सामने 3 एलिमेंट्स रखे हैं। दीनी एलिमेंट जिसमें मुल्ला आते हैं, जो पर्टिकुलरली सारे के सारे एलिट हैं। ये सारे के सारे लोग अपर कास्ट हैं, मुल्ला लोग। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर में सारे के सारे ऑफिशियल्स आप पकड़ लीजिए, नाम पकड़ लीजिए उनका, बाजवा, लाला, ऐसे ऐसे नाम रहते हैं। सारे के सारे अपर कास्ट हैं। भट्ट, कहाँ से आए ये सारे नाम? सबके सब अपर कास्ट लोग हैं। ये है आपके एस्टेब्लिशमेंट। और आपके एलिट, आपके जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट, जो सो कॉल्ड सेकुलर, ह्यूमनिस्ट, लिबरल्स, ये सब के सभी अपर कास्ट के लोग हैं। और ये मटीरियल रियलिटी का बिल्कुल डिनायल करना चाहते हैं। अगर किसी को क्रांति की जरूरत है तो वो आपके समाज को है। ये 3 जो एलिमेंट है उनको पकड़ पकड़ के सुताई कीजिए। दूसरों की तरफ उंगली उठाने की जगह आप अपने गिरबान में झांकिए और देखिए कितना गंध है। अब सवाल उठता है कि भारत के लोग क्या करें? भारत के लोगों को ये समझना होगा, हमारी रियलिटी जो है सो है, लेकिन हम लोगों ने उसको सच की तरह अपनाया है, झूठे के पुलिंदे नहीं बांधे हैं। ये पहली चीज, कभी डिफेंसिव नहीं होना आपने। दूसरी चीज, हमने क्या किया है? तो हम आप डीटीआर का एग्जांपल देते हैं, हमने क्या किया है। हमने एक ऐसे एक एक सज्जन को पकड़ा है, चाहे उनका नकाब कोई भी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो सो कॉल्ड लिबरल हो, चाहे वो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट वाला हो। हर किसी का नकाब हमने उतार के इस मुद्दे पे हमने उनकी असलियत लोगों के सामने पकड़ के रखी है। सारा एविडेंस हमने कंपाइल किया है और पकड़ पकड़ के चांटे लगाए हैं लोगों को। कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है इस इशू के ऊपर। और जब हम लोग सूतने के लिए गए तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सीधा शजरा खोला उनका, उनकी एंसेस्ट्री खोली हमने। और हम लोग जब जब इस इशू पे कन्फ्रंट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग 4 चीजों के ऊपर गौर नहीं करते। साम, दाम, भेद, ये तीनों को नहीं देखते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ दंड के ऊपर चलते हैं। हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है, ये सब के सब लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और ये आपका पहला प्रिंसिपल होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति नजर या पाकिस्तान को पकड़ रहा है और उसके साथ एंडोर्स कर रहा है उसको, वो सीधा का सीधा एक कास्टिस्ट नजरिए को एंडोर्स कर रहा है। और आपके पास उसके लिए जूतों के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ धुलाई। तो ये जो था, ये सारे मेरे की पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने में रखे हैं। हम एक दो क्वेश्चन ले लेंगे अब। धार्मिक को इनवाइट कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड। वो जो एक दलित कम्युनिटी थी जिसने इस्लाम को कन्वर्ट होने के बाद भी दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उस कम्युनिटी का नाम है दीनदार चंगड़। उसका हाँ, ऊपर मैंने शायद डाला है। आरिफ मोहम्मद चूड़ का केस बता रहे हो ना आप?
हाँ वही हाँ उसी वीडियो का। तो उस कम्युनिटी का नाम है दीनदार छंगड़। वो बेसिकली they say that they belong to the चमार community which converted to Islam, इसलिए उन्हें दीनदार बोलते हैं, कोई सूफी पीर बाबा के तहत। एंड दे आर बेसिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब उनको लाइक अगर वो आते हैं तो उनको बाहर बैठने दिया जाता है, उनको पानी भी नहीं दिया जाता, यू नो बेसिकली अनटचेबिलिटी टाइप आज भी प्रैक्टिस करी जाती है। उनका वीडियो भी है, ऊपर शेयर करा है मैंने। सो मैंने इसी ये अभी जो स्पेस है इसके थ्रेड में अगर आप देखोगे तो मेरे सारे जो भी ट्वीट्स है उसका एक चेन है, वो आप फॉलो कर लोगे तो यूल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर रिगार्डिंग कास्टिज्म इन पाकिस्तान। सो या और अच्छा आयो ये कोई साहिब नूर मसूद, बट दिस गाय इज एक्चुअली a Pashtun, he's from Wazirabad, so it's up to you whether you want to speak with him or not, नहीं because तो we are हाँ, वो टाइम नहीं है अपने पास और इधर उधर की बातें करने के लिए। हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको बात करनी किसी को तो वो लवणा सो पे आए, वहाँ बात होगी, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी बात कहेंगे। yeah okay yes I know you can actually come to either Dystopia to Reason or Launa Sud channel. Dystopia to Reason का link मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो you'll get it, you can join there and then we can have a discussion there. So yeah, because the thing is you're actually from Khyber Pakhtunkhwa, so this is more directed towards the Punjabi folk and the Sindhi folk of your country, so you're just going to waste time anyways. Yeah, Dharmik, go ahead. अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कि ब्रिटिश आर्मी रिक्रूटमेंट पे आफ्टर द 1857 के बाद पंजाब का प्रपोर्शन बढ़ता गया और पख्तूनिस्तान का भी। तो जब इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब अप्रॉक्सीमेटली 50% आर्मी जो है पंजाब और इसी पख्तून रीजन से थी, और इनको लैंड ग्रांट दिए जाते थे, और ये ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिक्रूट होते थे। तो आज के डेट में बहुत बड़ी मेजोरिटी पोर्शन ऑफ लैंड जो है ना, यही लोग अभी भी रखे हुए हैं। अभी भी रिक्रूटमेंट ये लोग ना, रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं वहाँ कास्ट बेसिस, तो अभी भी रिक्रूटमेंट वही लोग ही ले रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ होता यह है कि आर्मी में थोड़ा सा हाइट रिलैक्सेशन दी जाती है ना कुछ कास्ट को, क्योंकि जेनेटिकली उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है। वैसा सिस्टम कुछ नहीं है पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है? तो एक्चुअल में वो इंश्योर करती है, ये जो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उसको ज़्यादा फंडिंग जो है वहाँ की अपर कास्ट को बेनिफिट करती है काफ़ी ज़्यादा। बस ये कहना था मेरे को, बाकी चीज़ें आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक, अच्छा पॉइंट है। तो ये आपको दिखाता है कि जो बेसिकली पाई ऑफ द मनी और पाई ऑफ द पावर किस तरफ मूव करता है, कि भाई अगर आप अपर कास्ट से बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करोगे, पुलिस ऑफिसर रिक्रूट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा पावर रखता है, तो वो पावर अपर कास्ट कम्युनिटीज की और पर्टिकुलरली पंजाब रीजन की बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी इन कंपैरिजन विद अदर कम्युनिटीज, अदर रीजन्स। वो क्लियरली दिखाई देगा, विजिबल होगा। Exactly. If you actually look at a list of all the Pakistani military generals from the time of partition, na, you will see that they were either Pashtun elites. Pashtun भी थे तो Pashtun के बीच में भी casteism होता है between the tribes. तो जो ऊंचे ट्राइब के जो लोग भी होते हैं ना, यूसुफ जाई एंड ऑल दैट, तो पोपल जाई और समथिंग ऐसे ट्राइब्स होते हैं। तो द टॉप ट्राइब से ही जनरल्स आते हैं, नहीं तो दे आर मुजाहिर, दैट टू समटाइम्स सैयद और समथिंग, or they will be from the Punjabi elites. Like you'll never see a many military generals who belong to, let's say, the Mirasi community. Okay, they'll either be the Jat or Jat Rajput, these type of communities se. So yeah, so it's pretty rampant, the casteism and the elitism, which is why even if you remember 1971, right, वो क्या बोला था वो जो भी नियाजी था, इनकी नस्ल बदल दूंगा ना, इन काले बंगाली की नस्ल बदल दूंगा, that was what he said. So yeah, so this whole idea of like us belonging to a superior race and that casteist mindset, it is highly prevalent in Pakistan today. And as you know, just 1901 का census देखोगे तो it's like Pakistan is a country where even the Pasmanda are Ashrafs. So उस तरीके से है basically, that is how the country is structured. अच्छा, एक हमको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला सर सैयद अहमद खान का, काफी फेमस है पाकिस्तान में, काफी माने भी जाते हैं, बहुत उनके चहीते हैं आलिम फजल आदमी। तो 1857 वॉर हुआ तो उनका जस्टिफिकेशन था ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी आपको रेबेलियन देखने को मिला है हमारे मोमिन भाइयों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, वो सारा का सारा रेबेलियन जो आपके निचले जाति के मुसलमान हैं, जोला हो गए, इन सब के तरफ से मिला है। मोची जोला, ये सारे लोग हमारे अशराफ का, मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे हमारा रिलीजियस कंप्लीटली आपके साथ है। फिर उन्होंने वाइस रॉयस, आपका कोई कमेटी होती थी, उसमें भी बोला उन्होंने कि मेंबर्स अब चूज करें तो आप वो जरूरी है, ये भी आप लगाएं, बार लगाएं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करना ही चाहिए कि वो अच्छे परिवार से आ रहे हैं। अगर वो निचले तबके से हैं, निचले जाति से हैं, और वो उन्होंने एमए या बीए भी किया हो, जो कि उस समय काफी बड़ी बात थी,
तो वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। तो ये थे आपके फादर ऑफ पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी के, समझ लीजिए यहीं से आप गंदगी जो है यहीं से निकलती आ रही है। उन्होंने बिल्कुल। गंगा और बहाई और वो गंगा ये जी सज्जन सर। का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, उसमें जब लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ता था तो शुराफा यानी शराफत का सर्टिफिकेट, जो कि अपर कास्ट व्यक्ति ही दे सकता था, वो लेना पड़ता था आपको, जो बहुत समय तक चलता आ रहा था। बहुत बाद में हटा है अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, मुस्लिम विश्वविद्यालय से वो सर्टिफिकेट, शराफत सर्टिफिकेट का, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता था, कैरेक्टर लेकिन वो सर्टिफिकेट अपर जी जी। कास्ट लोगों से मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ, कि भाई वो अटेस्ट करता था कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे परिवार से है। भाई बेसिकली अच्छी फैमिली या शराफत जब भी बोले ना, दैट इज द कोड वर्ड फॉर कास्ट। वो सटल तरीके से दैट इज कास्टिज्म। और जुलाहा जो होते हैं, वीवर्स होते हैं, अंसारी जो होते हैं, अंसारी कौन, बचर्स होते हैं या कुरैशी बचर्स होते हैं? आई थिंक कुरैशी कुरैशी। बचर होते कुरैशी हैं, होते हैं हाँ अंसारी। अंसारी वीवर होता है जुलाहा। हाँ ओके हाँ हाँ, हाँ जुलाहा वीवर होते हैं। बाकी जो भी कम्युनिटीज है ना, टिपिकली इंडियन मेनलैंड के अंदर जो भी कम्युनिटीज है, दे लार्जली ओबीसी टाइप कम्युनिटीज है। वो SC ST से उतने कन्वर्ट्स नहीं है टू इस्लाम, इट्स नहीं मेनली नहीं ओबीसी। एससी पे भी आप जैसे कि जब मोची है, वो मोची आपका वो चमारी को मोची वहाँ पे लिख दिया गया है, हाँ, वो चमार है। और हलाल खोर जो है वो मिल जाता है, वो भी महादलित में आ जाता है, अच्छा, हलाल खोर। सेंसस में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रही है कि ज्यादातर इस्लाम में जो कन्वर्ट है वो अपर कास्ट ही है। हाँ, इसमें ये भी कुछ चीज़ है, मतलब चुन चुन के अपर कास्ट लोगों को कन्वर्ट किया गया है, ये आपको देखने को मिलता है। अब हम्म, किसी भी रीजन से, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए, सत्ता में पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन अपर कास्ट वाले लोग दबा के कन्वर्ट हुए हैं। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब ये हाई है नंबर अगर आप देखें तो। याद आर्मी गो अहेड, क्वेश्चन है तो। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। ये मुगल डिक्लाइन को बोलते हैं कई लोग कि ये इधर उधर की बातें हैं, लेकिन मैं मुगल डिक्लाइन में एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ कि औरंगजेब जो है ना, बेसिकली केवल रिलीजन और रेडिकलाइजेशन के बेसिस पे नियुक्तियां करने लगा था। तो उसके बच्चों को ना एक्चुअली सैयदों ने मराठों के साथ मिलकर एक बार दिल्ली जीती थी, फर्रुख सियार के टाइम। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनके लिए जो है रिलीजन कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, सत्ता इंपॉर्टेंट रही। हाँ, ये नोबिलिटी के साथ आपको हमेशा मिलेगा। नोबिलिटी का हमेशा से यही सीन रहता है कि भाई अपनी कम्युनिटी का है तो अपना किसी भी साथ पावर इक्वेशन बिठा लो। वो ये नोबिलिटी का अक्रॉस द बोर्ड आपको ये दिखाई दे जाता है ये सीन। और नोबिलिटी ज्यादातर लोग अपर कास्ट वाले ही रहते हैं, तो वहाँ पे ये सीन आपको हिस्ट्री में दिखेगा, जगह जगह वो एक होगा। और जात शब्द भी सबसे ज्यादा मुगल टेक्स्ट में ही यूज हुआ है। जात और सवार के बेसिस पे हर चीज देना है। ये आईने अकबरी में तो भरा पड़ा है, और बाकी जो अबुल फजल के जितने भी रेफरेंसेस हैं। फिर आप, हाँ, फतवा आलमगीरी में इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन के बेसिस, वो ज्यादा रेडिकल था वो। इवन नहीं, उसके अमीर, फतवा आलमगीरी में भी यू हैव बेसिकली इन फतवा आलमगीरी आल्सो इट्स रिटन कि सैयद जो होता है वो उसको स्पेशल प्रिविलेजेस देनी चाहिए, बोल के देयर इज अ लॉट ऑफ सैयद सेंट्रिक स्टफ इन फतवा आलमगीरी आल्सो। और ये सुराइगुल करके जो जमीन का आवंटन है, वो खासकर रिलीजियस वो किया जाता था स्कॉलर्स को। और उसके भी अभी भी, मतलब अब रिफॉर्म्स तो आए नहीं है, मतलब अभी भी उस पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारे यहाँ तो लैंड रिफॉर्म आ गया, तो इसका मतलब अभी भी लैंड ग्रांट्स जो दिए हुए थे मुगल इरा, ब्रिटिश इरा में सोल्जर्स को, या फिर उससे पहले ये, ब्रिटिश, मेनली ब्रिटिश एरा, पाकिस्तान में ब्रिटिश एरा के टाइम पे ज्यादातर दिए गए थे, हाँ, हड़प लिए गए थे एक्चुअली, टू बी फ्रैंक। एंड वो वडेरा सिस्टम आज तक चल रहा है, विच इज वाई लाइक आयुष ने पहले बोला ना, पाकिस्तान में 3 चीजें मैटर करती है। एक होता है जमींदार, एक होता है जर्नल, एक होता है मुल्ला। ये तीनों के तीन, एंड दिस 3 आर डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट इन पाकिस्तान। सो या, और एक और चीज बाय द वे, आई जस्ट शेयर्ड प्यू रिसर्च सर्वे का परसेंटेज ऑफ, अच्छा तो ये है percentage of Indian adults who say it is very important to stop dash from marrying into another caste. तो हिंदूज में 63% of Hindus जो होते हैं, they don't like it when their men marry into another caste, and 64% of Hindus don't like it when their women marry into another caste. ये caste है, religion नहीं, ठीक है, intercaste marriages का है। Whereas in case of Muslims, 70% of Muslims don't like it when their men marry into another caste, and 74% of Muslims don't like it when their women marry into another caste. So statistically speaking, obviously a sampling ही है, but as per Pew Research survey, Muslims are more opposed to intercaste marriages than Hindus on average. ये भी एक startling figure है actually. तो ये भी शेयर करा है मैंने, आप देख लीजिएगा ऊपर। बढ़िया, ठीक है धार्मिक, अपना पॉइंट बोल दीजिए, फिर अपन समराइज कर देंगे आज के डिस्कशन। एक और चीज ये है कि कई चीजों, ये सल्तनत इरा का रेफरेंस देते हैं कि देखिए कैसे हमने गुलामों को भी सुल्तान का पद दिया, लेकिन उसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि उसमें रेस बहुत मैटर करता था। कोई भी ऐसे गुलाम जो इंडियन रेस का हो, उसको बड़े पद नहीं दिए गए। या फिर हो सकता है कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलर दिखाया हो, बहुत मारकाट की हो इनके लिए, तब कुछ दिया हो। लेकिन जितना भी है वो रेस इंपॉर्टेंट है। इवन बलबन का तो केस आप लोगों को एकदम पता ही होगा। वो तो बोलता है मेरा खून खौल उठता है जब किसी छोटी जात के लोगों को देखता हूँ। ये भी है।
तो ये डॉक्टर उमर अली जो है, जो बेसिकली ब्राउन पॉलिटिक्स पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का बीज जो है वो सल्तनत एरा इससे पड़ गया था। वो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है। तो बात सही है, ये जो भेदभाव जो है बहुत रैम्पेंट था इस समय सोसाइटी के अंदर में। ये कहना कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात नहीं है कि ये जहर एक्चुअली जो है वो इम्पोर्टेड है भारत की सोसाइटी में, जिस तरह से दिखाई देता है। ये दो कॉलोनियलिज्म जो है, एक ने भारत में ये बहुत ज्यादा तादाद में लाया और दूसरे ने उसको कोडिफाई कर दिया। तो अच्छा, इन्होंने जो ये यहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ ना टीचर रिक्रूटमेंट में और ना ही इंस्टीट्यूशंस में, दोनों जगह रिजर्वेशन नहीं रखा है। ठीक है, तो उनके पास बेसिकली अच्छी एजुकेशन होने की वजह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन को जॉब मिल जाता है। ये है। हाँ, तो ये बात मैंने शुरू में भी कही थी कि आप भारत को कितनी भी गालियां दे दो, लेकिन भारत ने जो चीजें हैं, जो मटेरियल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, उसको एक्सेप्ट किया है। इंस्टीट्यूशनली उसमें सुधार किया, कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीजें ऐड की एक कागज पे कि भाई ये चीज है और इसके लिए ये प्रावधान कर रहे हैं हम लोग कि इसको ऐसे सही करेंगे। रिजर्वेशन लगाएंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लगाएंगे, उसमें उस जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है वहीं के लोग उसमें जॉब करेंगे और वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। ये सारी की सारी चीजें कोडिफाई करके रखी है हमने। तो भैया वही ये चीज जो है वो मैटर करता है कि भाई कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसको एक्सेप्ट करो, कन्फ्रंट करो। ये नहीं कि ऑब्फस्केशन कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। नहीं, आउटसोर्स कर देना प्रॉब्लम को, या हाइड कर देना प्रॉब्लम ऐसा को नहीं भी। होता है। आप हेड ऑन फेस करते हो प्रॉब्लम को। वही तो पाकिस्तान इसी के में। साथ बहमनी का हाँ, भी देख लो ना, नीचे दक्कनी में बहमनी का भी देख लो। ये ब्राह्मण को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना राजा अशराफ, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई छोटी जात से कन्वर्ट होता है उसको कभी लीडरशिप नहीं देंगे। हाँ, वो भी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान में भी एज यू कैन सी अफर्मेटिव एक्शन व्हिच इज बेसिकली रिजर्वेशन उन्होंने कभी दिया भी नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी नहीं करा अमंग द लोअर कास्ट मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, राइट, अनलाइक इंडिया। जमींदारी तो अभी भी चलता है ना पाकिस्तान में। वही पूरा जमींदारी चलता है। दे और डोंट हैव अ कैप ऑन हाउ मच एकर्स अ पर्टिकुलर पर्सन कैन होल्ड। इंडिया में 50 एकड़ ऐसा कुछ रहता है ना कैप, कई स्टेट्स में। वहाँ पे ऐसा नहीं है, एक आदमी कितना भी एकर्स अपने नाम के नीचे खरीद के रख सकता है पाकिस्तान में। So yeah, so basically that's the thing. और on top of that ये जो नस्ल की जो ऑब्सेशन है ना, ये मुगल्स के टाइम पे भी काफ़ी दिखने को मिलती है। बिकॉज द ओनली टाइम दैट दे एंटर्ड इनटू मैरिजेस विद द हिंदूज वाज विद द राजपूत्स, वो मेनली इसलिए था ताकि वो अपना रूल जमा सके अच्छे से। अदर देन दैट उनका जो भी हिरम होता था, उनमें जो भी लड़कियां होती थी वो ज़्यादातर टर्किश या वही लड़कियां होती थी, आर्मेनिया या सिरकैसियन बोलते थे उसे, और उन्हीं के साथ लगे रहते थे बेसिकली जो भी मुगल बादशाह होते थे, और वजीर को सौंप देते थे स्टेट अफेयर्स. So that was basically how they would run the administration during the Mughal time. So yeah, so basically all these triads of casteism and racism are highly rampant in the Ashraf elite. So yeah. अच्छा, ये एक और चीज हम देखे थे, एक आर्टिकल जो पढ़ रहे थे, उसमें ये भी कहा था मौदूदी जो है जस्टिफाई किया था, इसका रेफरेंस मेरे को नहीं पता था सोर्स क्या है, फिर वो कहा था कि ये जो हाँ, प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। वो जी आगे भाई, जस्टिफाई आपको किया था, वो मौदूदी के ऊपर हमने स्ट्रीम किया है। एक्चुअली डॉक्टर जी जी मंसूर आलम फलाही ने ही ये काउंटर दिया था मौदूदी को, तो वो डीटीआर ने उसके ऊपर स्ट्रीम किया है, तो लोग वो जाके देख सकते हैं वो स्ट्रीम। तो उसमें अच्छे से हम लोगों ने बताया, उसी में डॉक्टर मंसूर आलम फलाही ने ये स्टेटमेंट कहा था कि पाकिस्तान या राजस्थान की स्थापना है वो एक अपर कास्ट स्ट्रीम है। तो वो उन्होंने अपने, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ पर उनका लबोलवाब कहने का यही था, इट्स एन अपर कास्ट ड्रीम। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि एक जितना भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला है कश्मीर का भी, सारा काइंड ऑफ बोले तो अपर कास्ट एलिटिस्ट मूवमेंट है। हाँ, एटलीस्ट कश्मीर के बारे में आप बिल्कुल क्लियर होकर ये कह सकते हैं कि ये अपर कास्ट ही है, ये मूवमेंट इन लोगों का। इवन आप खालिस्तान ले ले तो वो भी आप देखेंगे तो अपर हाँ, वो कास्ट भी मूवमेंट है। अपर कास्ट ही है, उन लोगों का ही है। क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली ये पावर्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो ब्रिटिश एरा से जिनको पावर मिली होती है, और जब डेमोक्रेसी वगैरह के आने से वो पावर उनसे छीनी जाती है, तो ये लोग हथियार उठाने की कोशिश करते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स के। ये बार बार दिखाई देगा आपको इस चीज की एकोज। तो आइए, यहाँ पे हम लोग आपको कई सारी सोचने के लिए चीजें दे रही हैं। क्योंकि ये स्पेस रिकॉर्डेड है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको एक दो बार सुन लें, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो दोहराई जा सके और लोग इसको पिकअप करें और इसके ऊपर बात करना शुरू किए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जिस तरह का आइडियोलॉजिकल अटैक आपके ऊपर हो रहा है, आप जब तक मटेरियल रियलिटी का सामना नहीं करेंगे और चीज़ों को समझेंगे नहीं, और मुखौटा लगाए हुए तरह तरह के जो सो कॉल्ड आपके वेस्टर्न एलिट लिबरल बन के आ जाते हैं, या फिर एक्स मुस्लिम बन के आ जाते हैं आपके सामने। तो राजस्थान से जुड़े हुए लोग ऐसा अक्सर यूज करते हैं मुखौटे, तो आप इनके झांसे में ना आए, मुखौटा उतारे, दो जूते मारे। यही कह के आपसे विदा लेते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।